जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपीएसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। 82,000 पेंडिंग केसेस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या नया प्लान है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। क्या नया रूल है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो स्पेशल लीव पेटिशंस, एसएलपी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या नई स्ट्रैटेजी है जो कि बैकलॉग को कम करने के लिए इंप्लीमेंट की गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसे मैंने आपको बताया, कि 82,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं। और अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फोकस एसएलपीज को क्विकली डिसाइड करना है। ये क्या है और इससे जस्टिस डिलीवरी पर क्या इंपैक्ट होगा, तो आओ डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हाईलाइट कर लेना, नोट्स बना लेना, स्टार मार्क बना लेना। एसएलपी यानी कि फुल फॉर्म है स्पेशल लीव पिटीशन। क्या होता है ये? तो एसएलपी एक अपील मैकेनिज्म है जो आर्टिकल 136 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया था। जब लोअर कोर्ट या लोअर जो ट्राइब्यूनल्स हैं, इनका जजमेंट किसी को एक्सेप्ट नहीं होता और डायरेक्ट अपील का अधिकार नहीं होता, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन होता है कि वो इस केस को सुनेगा या नहीं। सिंपल शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि केस को लेना है या रिजेक्ट करना है। अगर लेना हो जाता है तो पूरी हियरिंग जो है वो होती है। जैसे होते हैं ना कि कुछ ट्राइब्यूनल जिनका डिसीजन फुल एंड फाइनल होता है, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है कि उस केस को अपने पास रखना है या फिर मना कर देना कि नहीं भाई, हम नहीं लेंगे केस को। तो ये है एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन। तो ये अपील होती है, राइट, कि सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई भैया देख लो, हमारा ये केस जो है वो सुन लो। फिर वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी केस सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर है एसएलपी को या तो एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। सिविल और क्रिमिनल दोनों टाइप के मैटर्स में एसएलपी फाइल किया जाता है। हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर अपील ना मिलने पर भी एसएलपी फाइल हो सकती है। यानी कि हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई, ये अपील नहीं करेंगे, बट उसके बावजूद भी जो पेटिशनर जो होते हैं वो अपील कर सकते हैं। अब कोई भी पार्टी जिसको हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल के डिसीजन से डिससैटिस्फैक्शन हो, वो एसएलपी फाइल कर सकता है। हाई कोर्ट के जजमेंट के 90 दिन के अंदर एसएलपी फाइल करनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टिफिकेट के रिफ्यूजल के केस में 60 दिन का टाइम जो है वो दिया जाता है। अब दिसंबर 2024 तक देखा गया कि 82,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें ज्यादातर केसेस एसएलपीस के हैं। ये बैकलॉग डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और चुनौतियां ये हैं कि बहुत ज्यादा अपील्स फाइल किए जाते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो ओवरलोड हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं होता कि हर केस का डिटेल सुनवाई कर सके। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नई स्ट्रैटेजी क्या है? तो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आप मुझे बता सकते हैं कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स पे लिखकर। तो हमारे सीजेआई ने एक नई अप्रोच अडॉप्ट की है गाइस। एडमिशन स्टेज पर फोकस किया जा रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट केसेस को क्विकली एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी।
एसएलपीज की सुनवाई को स्पेसिफिक डेज पर शिफ्ट किया गया है। ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे को एसएलपी का फोकस होगा। मंडे और फ्राइडेज को नए केसेस की सुनवाई होगी। अब क्या फायदा होगा, तो जिनके केसेस जल्दी जल्दी डिसमिस होने चाहिए उनको जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट केसेस जिसकी डिटेल में सुनवाई की आवश्यकता होती है उनके लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा। अब क्या स्टेप्स होते हैं एसएलपी को फाइल करने के लिए, तो जो पेटिशनर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फाइलिंग काउंटर या ई फाइलिंग पोर्टल के थ्रू केस सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद केस रजिस्टर होता है। केस सुप्रीम कोर्ट की मिसलीनियस डेज यानी कि मंडे या फ्राइडे पर सुना जाता है, और अगर नोटिस जारी होता है तो केस डिटेल सुनवाई के लिए आगे बढ़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं ये एसएलपी से रिलेटेड, जैसे प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट का केस 1950 का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसएलपी पावर्स को स्पेरिंगली यूज किया जाना चाहिए, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस के लिए। मतलब यानी कि आप सिर्फ बहुत कम यूज करो इसको और एक्सेप्शनल केसेस के लिए ही यूज करो। केरल स्टेट वर्सेस कुन्हा यामिंद 2000 का केस था, जिसमें एसएलपी का डिनाई होने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक नहीं किया, यानी कि मना कर दिया कि भाई आप अपील नहीं करोगे। लक्ष्मी एंड कंपनी वर्सेस आनंद देश पांडे 1972 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अपील्स के टाइम पर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स को भी कंसिडर किया जा सकता है, यानी कि उस केस में क्या चीजें आगे बढ़ी है उसको भी देखा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की नई स्ट्रेटेजी के क्या फायदे होंगे, तो देखो यार, पहली चीज तो जल्दी डिसमिस होने वाले केसेस को फिल्टर किया जाएगा कि भाई ये केसेस हैं, ये फटाफट डिसमिस हो जाएंगे, इसको लगाओ पहले लाइन में। जल्दी केसेस सॉल्व होने से जो लिटिगेंट्स जो होते हैं उनके लिए वेटिंग टाइम कम होगा, यानी कि राहत जो है वो मिलेगी पीड़ितों को जो केस फाइल कर रहे हैं। और ये एफिशिएंट सिस्टम बाकी जुडिशियल बॉडीज के लिए एक मॉडल जो है वो बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का गाइज ये स्टेप है जुडिशरी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, एक पॉजिटिव मूव है। और ये एसएलपी और सुप्रीम कोर्ट की नई स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो लाइक का बटन जरूर हिट करना, और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका कमेंट बॉक्स पे जरूर आंसर देते रहना, राइट, क्योंकि ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएलपी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 80% से ज्यादा है। 4 लाख से ज्यादा किसानों की आत्महत्या का क्या कारण है, आइए हम समझते हैं पूरी सच्चाई। तो हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो इंडिया की बैकबोन किसानों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर किसान दुखी है तो पूरा देश दुखी है। सो रीसेंट न्यूज में एक सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी का रिपोर्ट सामने आता है जिसमें एग्रेरियन क्राइसिस को हाईलाइट किया गया है। हम समझने वाले हैं एग्रेरियन क्राइसिस क्या है, इसका क्या कॉज है, इंपैक्ट है और सल्यूशन है, किसानों के लिए क्या स्कीम्स हैं जो आपको एग्जाम में जरूर मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़नी चाहिए, जो पूछी जाएंगी। तो आइए बिना समय वेस्ट किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, एग्रेरियन क्राइसिस का मतलब है वो समस्या जो हमारे किसान को फेस करनी पड़ रही है। भाई पैसों की समस्या, कर्ज की समस्या, सुसाइडल थॉट्स, जलवायु परिवर्तन, ऐसी मेन समस्या है। समस्या का स्केल इतना बड़ा है कि इसका देश की इकोनॉमी और सोशल स्टेबिलिटी पर डायरेक्टली असर पड़ रहा है। एक शॉकिंग फैक्ट सुन लीजिए, हमारे किसान की एवरेज डेली इनकम सिर्फ 27 रुपए है, और एक एवरेज फैमिली का महीने का जो इनकम है वो 10,218 रुपए है। इससे तो बस गुजारा हो पा रहा है जैसे तैसे वो भी। क्या ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए सही है? बिल्कुल नहीं। तो इनकम क्राइसिस की बात करें तो गाइस, किसान की इनकम बहुत लो है और सिर्फ खेती किसानी उनका जीवन नहीं चला पा रही है, ये उनको दूसरी जॉब्स ढूंढने पर मजबूर कर रही है। फिर डेट क्राइसिस, पंजाब और हरियाणा के किसान का कर्ज 73,673 करोड़ और 76,630 करोड़ तक पहुंच गया है। आपको पता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन्स यानी कि जो हम लोग को साहूकारों का कर्ज देखने को मिलता है ना, तो ये और ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। और एक और अलार्मिंग सिचुएशन है, 1995 के बाद 4 लाख से ज्यादा किसान सुसाइड कर चुके हैं।
पंजाब में 16,606 सुसाइड हुई हैं सिर्फ 15 सालों में, और इसका मेजर मेजर जो रीजन है वो है कर्ज का बोझ। पंजाब और हरियाणा, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के हीरोज कहते हैं, उनका ग्रोथ रेट सिर्फ 2 से 3% है, यानी कि कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन रिटर्न्स नहीं मिल रहा। अब जलवायु परिवर्तन भी एक मेजर प्रॉब्लम बन चुका है। पानी का लेवल गिर रहा है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, सूखा और एक्सट्रीम वेदर से क्रॉप्स को नुकसान पहुंच रहा है। तो गाइज, ये क्राइसिस सिर्फ किसान का नहीं बल्कि इंडिया के हर एक सिटीजन का इशू है। क्यों, आइए समझाता हूं। पहला, इकोनॉमिक इंपैक्ट। एग्रीकल्चर इकोनॉमी वीक हुई तो रूरल अर्बन माइग्रेशन बढ़ेगा। दूसरा, फूड सिक्योरिटी, प्रोडक्टिविटी कम हुई तो देश में भूख और गरीबी का खतरा बढ़ जाएगा। तीसरा, सोशल अनरेस्ट। जब किसान डेस्परेट हो जाते हैं तो उसका इंपैक्ट सोसाइटी में विरोध और अनरेस्ट के फॉर्म में, प्रोटेस्ट के फॉर्म में देखने को मिलता है। अब समझते हैं इसके मेन रीजंस क्या क्या है। पहला, लिमिटेड क्रेडिट। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं मिलता। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज सिर्फ 1.08 हेक्टेयर है, जो मॉडर्न फार्मिंग के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर आउटडेटेड प्रैक्टिस। फार्मर्स के पास एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मेथड्स का एक्सेस नहीं है। फिर पानी की समस्या। रेन फेड एग्रीकल्चर फार्मर्स को मॉनसून के मूड पर डिपेंड बनाता है, और केमिकल फर्टिलाइजर और पुअर इरिगेशन से मिट्टी खराब होती जा रही है। स्टोरेज और रूरल रोड्स की कमी से 15 से 20% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो रहे हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं सल्यूशन की कि क्या करें। तो सबसे पहली चीज तो डेट रिलीफ, कर्जे से मुक्त कराओ किसान को। लॉन्ग टर्म डेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, लोन वेवर जरूरी है, कर्जा माफी जरूरी है अभी के लिए। एमएस, और फिर कर्जा माफी के बाद उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करो मैनेजमेंट को, और एमएसपी को लीगल बनाया जाए। किसान की इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल स्टेटस मिलना चाहिए। सिर्फ गेहूं और चावल नहीं, किसान को हॉर्टिकल्चर, पल्सेस, कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट करना होगा। ई नाम जैसी स्कीम किसान को मिडिलमैन के चक्कर से बचाकर बेटर प्राइस दिला सकती है। ड्रॉट रेजिलिएंट क्रॉप, पानी का सही मैनेजमेंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग की प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना होगा। इसके अलावा कुछ स्कीम्स हैं, नाम लिख लो। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम, लिखा। पीएम फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये 4 टास्क मैंने आपको दिए हैं, ये स्कीम के नाम। आपको क्या करना है, आज ही इनके बारे में पढ़ना है और इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो गाइज, ये हमने एग्रीकल्चर के क्राइसिस का एनालिसिस किया कि कितनी समस्या है, जो आप मेंस में उपयोग करोगे और प्रीलिम्स के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज, फार्मर देश की जान है, उनका सम्मान और समस्या दोनों का हल बहुत जरूरी है निकालना। और आने वाले समय में आप ब्यूरोक्रेट्स बनोगे तो आपका काम यही होने वाला है। और इसी के साथ तैयारी कंटिन्यू रखो और ध्यान से जो है वो आपको फोकस के साथ चीज़ों को कवर अप करना है। गाइज, हिमालय को बचाने का एक नया फॉर्मूला आ गया है। तो हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ एनवायरमेंट नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर से जुड़ा है, यूथ फॉर द हिमालयाज। क्योंकि हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये हमारी लाइफ का एक लाइफलाइन है, और इसको बचाने में युवाओं का रोल क्या है ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल माउंटेन डे, 11 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन यूनाइटेड नेशन ने 2003 में स्टार्ट किया था। हर साल एक थीम होती है और 2024 की थीम थी माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इस साल का स्पेशल इवेंट था यूथ फॉर हिमालयस, इनोवेट, इंस्पायर, इंपैक्ट। यहां यूथ चेंज मेकर्स, स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया, डिस्कस किया कि युवा हिमालयन रीजन को कैसे सेव कर सकते हैं।
अब यह समझना जरूरी है कि माउंटेन्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। गाइस, धरती का 1/5 सरफेस कवर करते हैं माउंटेन्स और 15% लोगों का घर है यहां पे। फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है। इन्हें वाटर टावर ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा जाता है, लिख लेना, वाटर टावर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ये एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी और इकोलॉजिकल बैलेंस को सपोर्ट करते हैं। सोच के देखो, अगर ये इतना कमजोर इकोसिस्टम खत्म हो गया तो हमारी लाइफ पर क्या इंपैक्ट होगा। कमजोर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खत्म हो रहा है। अब सुनो, बात करते हैं इंडियन हिमालयन रीजन की। ये क्षेत्र 13 राज्यों और यूटीज में स्प्रेड है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। टोटल इस पूरे क्षेत्र की लेंथ लगभग 2500 किलोमीटर है। 16.2% इंडिया का ये क्षेत्र कवर करता है। यहां रेयर वाइल्ड लाइफ मिलती है, जैसे स्नो लेपर्ड, रेड पांडा। यहां मेजर रिवर्स का घर है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। और आज की डेट में इस क्षेत्र में क्या चुनौतियां हो रही हैं, तो लोग पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन का इशू, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट खराब हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही हैं बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण, टूरिज्म से हर साल 8 मिलियन टन का वेस्ट जनरेट हो रहा है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, जो युवा जो है वो लेकर आ रहा है। तो पहली चीज तो सस्टेनेबल टूरिज्म। पहाड़ों की कैरिंग कैपेसिटी को रिस्पेक्ट करते हुए इको टूरिज्म को प्रमोट करना है। वेस्ट मैनेजमेंट और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पर फोकस करना है। ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना है। अब कुछ आइडियाज भी हैं। शॉर्ट फिल्म्स जैसे हिमालयन फ्यूचर्स लोकल लोगों की कहानी को हाईलाइट करती हैं। ग्लेशियल वाटर को स्टोर करना ड्राई सीजन्स के लिए एक सल्यूशन है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि माउंटेन का बेसिक फॉर्मेशन क्या है, जो ज्योग्राफी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे बनते हैं ये माउंटेन्स। तो देखो यार, आपको पता ही होगा, टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी होती है। फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से ये माउंटेन्स जो है वो बनते हैं। फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं वो हिमालयस, जिसको हम लोग बोलते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स एग्जांपल हो गया हवाई। ब्लॉक माउंटेन्स एग्जांपल हो गया सीरिया, नेवाडा। और इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस इंडिया के अंदर हिमालय सबसे ऊंची और यंगेस्ट रेंज है। वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी का ट्रेजर माना जाता है। अरावली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हम लोग को देखने को मिलती हैं। सो फाइनली गाइज, क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हिमालय को सेव किया जा सके। तो देखो यार, युवाओं को एजुकेट करना जरूरी है। इनोवेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जरूरी है। सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना जरूरी है। एक हिमालयन अथॉरिटी बनाकर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए। रिसर्च और पॉलिसी को कंबाइन करते हुए सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ और कंजर्वेशन बैलेंस बना के रखना जरूरी है। तो गाइज, हिमालय हमारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। और ये मान के चलिए कि अगर इसको कुछ होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत लोगों की जान चली जाएगी। और जैसा आप देख ही रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र में जो है वो कितना नुकसान जो है वो होता जा रहा है कंपेयर टू अर्लियर डेज। तो ये था ओवरऑल टॉपिक गाइज। होपफुली पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। गाइज, जो हम स्पेस को इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको पता है कि इसके बहुत नुकसान भी हैं। हम लोग दुनिया के बाहर जा रहे हैं, चांद पे, मार्स पे, एस्टेरॉइड्स की स्टडी कर रहे हैं, पर इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ की नहीं। क्या ये प्रोग्रेस सस्टेनेबल है? और क्या हम धरती का एनवायरमेंट स्पेस की वजह से खराब कर रहे हैं? तो ये सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे बहुत सिंपल तरीके से, और एक अलग व्यू पॉइंट आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली मेंस के लिए माइंड ब्लोइंग होने वाला है। ध्यान से सुनो। सबसे पहला इंपैक्ट रॉकेट लॉन्चेस से होता है। रॉकेट लॉन्चेस, रॉकेट जब लॉन्च होता है तब ये बहुत सारे पल्यूटेंट्स रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, जो सनलाइट को 500 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है CO2 से। सोच रहे हो? इसका रिजल्ट CO2 इंटू, यानी कि CO2 जितना नुकसान करेगा इंटू 500 कर दो।
ग्लोबल वार्मिंग सोचो कितनी बढ़ेगी। और जो रॉकेट्स क्लोरीन बेस्ड फ्यूल का उपयोग करते हैं वो ओजोन लेयर को खत्म करते हैं, इससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा हो जाती है। तो हमें स्पेस को प्रोटेक्ट करते वक्त धरती को भी देखना होगा भैया। तो ये देखो आप, एक तो रॉकेट लॉन्च करते समय ही हमने नुकसान मार दिया अपनी धरती का। दूसरा, कुछ समय पहले हमने स्पेस में मौजूद मलबों के बारे में बात करी थी, डेब्रिस के बारे में, याद आ रहा है? आज तक 19,500 सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं और लगभग 13,000 सैटेलाइट्स अभी भी ऑर्बिट में हैं। लेकिन गाइस, इसमें से कई डिफंक्ट या बेकार हो चुकी हैं और ये स्पेस डेब्रिस क्रिएट कर रही है, मतलब स्पेस का मलबा बन गई है। स्पेस डेब्रिस की स्पीड पता है कितनी होती है? 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागते हैं। अगर एक सैटेलाइट्स को हिट कर देना तो पूरा मिशन की वाट लग सकती है। क्या बोलूं मैं, राइट? अच्छा, कोई मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है कि बंदूक जो चलती है, हम गोली चलाते हैं, पिस्टल फायर करते हैं, तो वो जो गोली निकलती है उसकी स्पीड क्या होती है ऑन एन एवरेज? कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स पे सर्च करके बताओ जरा। और इसकी स्पीड है 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बंदूक की स्पीड से अभी अंदाजा लग जाएगा 2 सेकंड में, और आपका मुंह खुला रह जाएगा कि अरे बाप रे, इतनी तेजी से स्पेस में ये मलबे घूम रहा है। तो जब सैटेलाइट्स धरती के एटमॉस्फेयर में वापस आते हैं ना, तब मेटेलिक ऐश रिलीज होती है जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होती है। मतलब हम स्पेस के एक्सप्लोरेशन के चलते धरती की बैंड में जा रहे हैं। सैटेलाइट्स बनाने के लिए मेटल्स और कंपोजिट्स का हैवी उपयोग होता है। एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस, पॉल्यूशन और कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है इसमें। और इन सैटेलाइट्स को पोजीशन, यानी कि इसकी पोजीशन एडजस्ट करने के प्रोपल्जन सिस्टम्स भी एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रूल्स रेगुलेशंस की कमी। पेरिस एग्रीमेंट जैसे फ्रेमवर्क में स्पेस एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं किया गया। 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी रिस्पॉन्सिबल यूज की बात करता है, बट कोई इन्फोर्सेबल प्रोविजन नहीं है सस्टेनेबिलिटी के लिए। टेक्नोलॉजी जैसे ऑटोनॉमस डेब्रिस रिमूवल, ग्रीन प्रोपल्शन या बायोडिग्रेडेबल सैटेलाइट्स का कॉस्ट बहुत हाई है। यह वजह है कि छोटे ऑपरेटर्स इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। और इंडिया का रोल स्पेस सस्टेनेबिलिटी में गाइस हालांकि काफी इंप्रेसिव है। कैसे? तो जैसे हम बात करें प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट की, इन स्पेस जैसे इनिशिएटिव ने प्राइवेट कंपनीज जो है, जो स्पेस इंडस्ट्री में काम करती हैं, उसको शामिल कर रही हैं। स्काई रूट और अग्निकुल इको फ्रेंडली लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं। और मनास्तु स्पेस ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस्ड ग्रीन प्रोपल्जन इंट्रोड्यूस भी कर दिया। इसरो का नेत्र सिस्टम स्पेस में मौजूद मलबे को टैकल करता है और कैसलर सिंड्रोम को अवॉइड करने में मदद करता है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी इंडिया की मजबूती है, स्ट्रेंथ है। इसरो का स्पेडेक्स SPADEX इसरो का स्पेडेक्स मिशन सैटेलाइट लाइफ को एक्सटेंड करने पे काम करता है, जो नए लॉन्चेस की जरूरत को रिड्यूस करते हैं। अब सवाल यह है कि सॉल्यूशंस क्या है इनके, कैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो रीयूजेबल रॉकेट्स का इस्तेमाल करें, जैसे स्पेस एक्स के फैल्कन रॉकेट्स हैं। इनसे वेस्ट और कॉस्ट दोनों कम होते हैं। दूसरा, ग्रीन फ्यूल्स का इस्तेमाल करें, जैसे बायोफ्यूल, हाइड्रोजन। बायोडिग्रेडेबल सैटेलाइट, जापान का लिग्नोसेट एक एग्जांपल है बायोडिग्रेडेबल सैटेलाइट का। लेजर रोबोटिक आर्म से मलबा क्लीन किया जा सकता है जो स्पेस में मौजूद है। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें कंट्रीज अपनी सैटेलाइट्स के डेटा को शेयर करें ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। तो गाइस, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, लेकिन हमें धरती का एनवायरनमेंट भी बैलेंस करना होगा। इंडिया जैसी कंट्री सस्टेनेबल सॉल्यूशन में लीड कर रही है और यही दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा।
तो इसरो का प्रयास याद रखना, जैसे नेत्र हो गया, स्पेडेक्स हो गया जो मैंने भी आपको बताया, ये सब चीज़ें मेंस में ज़रूर उपयोग करना। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज़ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा, एक अलग व्यू पॉइंट आपको मिला होगा इस टॉपिक को सुनकर। गाइस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक नया ट्रेड एग्रीमेंट है, CECA। इसमें क्या खास बात है हम इसको समझेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, GS पेपर 2 GS पेपर 3 दोनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड को, व्यापार को आसान बनाने के लिए ये डील की जा रही है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टैरिफ्स यानी कि टैक्सेस को खत्म करना। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, खत्म नहीं होते, कम होते हैं, ठीक है, रिड्यूस होते हैं। दूसरा, सर्विसेज को लिबरलाइज करना यानी कि बिजनेस करना आसान बनाना, कि एक दूसरे कंट्री में ये दोनों कंट्रीज के लोग जो है वो बिजनेस कर सके आसानी से। डिजिटल ट्रेड, एग्री टेक, MSME और इनोवेशन जैसे नए सेक्टर्स को प्रमोट करना। अब ये डील सिर्फ गुड्स और सर्विसेज तक लिमिटेड नहीं है, इसमें जेंडर इक्वलिटी, क्रिटिकल मिनरल्स और स्पोर्ट्स कॉपरेशन जैसी चीजें भी शामिल है। यानी ये ट्रेड के साथ साथ सॉफ्ट डिप्लोमेसी का भी एक जरिया है। तो चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। ये CECA नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी गाइस 2011 में, पर 2016 में चैलेंजेस की वजह से सस्पेंड हो गई। फिर से सितंबर 2021 में डिस्कशन को रीस्टार्ट किया। सोचो 2011 में स्टार्ट हुआ था बातचीत और फिर 2021 में फिर से रीस्टार्ट हुआ। फिर 2022 में क्या होता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, ECTA जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन ECTA लिमिटेड था, कुछ ही सेक्टर्स कवर करता था। अब इसलिए CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट उसका नेक्स्ट स्टेप है। अब देखो एग्जाम के लिए कुछ चीज हल्की फुल्की आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रेड जो, यानी कि दिमाग में होना चाहिए कि ट्रेड जो है वो कितना चल रहा है, किस एरियाज में हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो कोयले और मिनरल्स में मेजर ट्रेड होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया से कोयला और मिनरल्स मेनली इंपोर्ट कराती है। और इसमें हमारा ट्रेड है $16.2 बिलियन का। और इंडिया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है ऑस्ट्रेलिया को, जिसमें हम $8 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, हम इंपोर्ट कर रहे हैं $16.2 बिलियन और एक्सपोर्ट कर रहे हैं $8 बिलियन। तो हम ट्रेड सरप्लस में हैं या ट्रेड डेफिसिट में हैं? देखते हैं कौन बताएगा कमेंट बॉक्स पे। अब सुनो, रिसेंटली 4 से 6 दिसंबर 2024 को न्यू दिल्ली में CECA का स्टॉक टेक मीटिंग हुआ। इसमें फोकस एरिया जो थे वो ये था कि गुड्स में ट्रेड करना है, मार्केट एक्सेस बढ़ाना है स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, बिजनेस और प्रोफेशनल सर्विसेज को स्मूथ करना है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स का मूवमेंट आसान बनाना है, नॉलेज और टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करना है और इनोवेशन को बढ़ाना है, फूड और टेक सिक्योरिटी के लिए सप्लाई चेन को स्ट्रांग बनाना है। इंडो पैसिफिक रीजन के इनिशिएटिव हैं गाइस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA के बीच में भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो हालांकि इंडो, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह जो है ये इसको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ इस पर्टिकुलर डील को। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग है। टोटल ट्रेड वॉल्यूम 2023-24 में $24.2 बिलियन तक पहुंच गया है। इंडिया क्या इंपोर्ट करती है तो मैं आपको ऑलरेडी कोयला और क्रिटिकल मिनरल्स बता ही चुका हूं, और एक्सपोर्ट करती है IT सर्विस, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। फिर अब देखो ये जो मीटिंग हुई है इसके बाद दोनों कंट्रीज का क्लियर मैसेज है कि CECA को जल्दी फाइनलाइज ये लोग करना चाहते हैं, जिससे कि फ्यूचर में मार्केट एक्सेस जो है वो बढ़ाया जा सके दोनों कंट्रीज के बीच में। बस गाइज यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक जो आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता थी। बट एक चीज ध्यान में रखना है, अभी CECA साइन हुआ नहीं है, इस पर अभी डेवलपमेंट जो है वो चल रहा है। दैट्स इट गाइज। इंडियन साइंटिस्ट ने बनाई है जीन थेरेपी। सो अब हम ये जानेंगे कि क्या इससे हीमोफीलिया का इलाज संभव है। इसी के बारे में हम बात करेंगे, जीन थेरेपी के बारे में, जो हेमियोफीलिया A के लिए हम लोग को देखने को मिल रही है।
ये एक ऐसी डिस्कवरी है जो देश के रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट एरियाज और बचपन से बीमार बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। आइए इस टॉपिक को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहले हेमोफीलिया ए को समझना जरूरी है। हेमोफीलिया ए एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि यह बीमारी पेरेंट से बच्चों को मिलती है। इस बीमारी में फैक्टर 8 जो एक क्लॉटिंग फैक्टर है, इसकी डेफिशिएंसी होती है। इसका मतलब अगर किसी को चोट लगे या खून निकले तो वो जल्दी रुकता नहीं है। खून बहते रहने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। अगर किसी हेल्दी इंसान को चोट लगे तो ब्लड क्लॉट करके खुद रुक जाता है ऑब्वियसली, लेकिन हीमोफीलिया ए के पेशेंट्स के लिए यह प्रोसेस नहीं होती। रिजल्ट ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है और आपने सुना होगा कि खून ज्यादा बहने के कारण मौत हो गई, राइट? तो ऐसे केसेस भी हो जाते हैं। इंडिया में गाइस हीमोफीलिया ए काफी कॉमन है और पूरे दुनिया भर में देखा जाए तो इंडिया का एक लार्ज पॉपुलेशन 40,000 से 1 लाख के बीच लोग इससे अफेक्टेड हैं। अब बात करते हैं इंडियन साइंटिस्ट के नए ब्रेक थ्रू की, जो है जीन थेरेपी। साइंटिस्ट ने एक लेंटीवायरस वेक्टर का उपयोग किया। लेंटीवायरस क्या होता है गाइस? ये एक वायरस वेक्टर है जो जीन्स को ह्यूमन सेल्स तक डिलीवर करने का काम करता है। मतलब कि ये मान के चलो कि ये गाड़ी है जो बेसिकली जीन को जो है वो सेल तक पहुंचा देगी। अब जीन थेरेपी में साइंटिस्ट मिसिंग फैक्टर 8 जीन को रिप्लेस करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे बॉडी क्लॉटिंग फैक्टर बना सके। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये जो फैक्टर बॉडी में नहीं था उस जीन के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये थेरेपी इंडिया जैसे रिसोर्स कॉन्स्टेंट सेटिंग के लिए परफेक्ट है। ट्रीटमेंट का अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होना एक गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि यह बीमारी काफी महंगी ट्रीटमेंट्स मांगती है। तो इंडियन साइंटिस्ट के लिए ब्रेक थ्रू क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहली चीज तो जीन थेरेपी का करंट कॉस्ट गाइस बहुत ज्यादा है, जो आम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इंडियन डेवलपमेंट से कॉस्ट डाउन हो सकता है। इंडिया में हीमोफीलिया पेशेंट की संख्या ज्यादा है, यह थेरेपी एक रेवोल्यूशन ला सकती है। और लेंटीवायरस बेस्ड थेरेपी बच्चों के लिए भी सेफ है, जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए उम्मीद बनेगी। अगर यह थेरेपी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होती है तो हीमोफीलिया पेशेंट्स के लिए एक नई जिंदगी मिल सकती है और इंडिया साइंटिफिक दुनिया में एक और कदम आगे बढ़ाएगा। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट स्टडी के बारे में जो है वो हमने डिस्कस करी, रिसर्च के बारे में। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अब ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कमेंट बॉक्स पे। कजाकिस्तान ने बचाई है प्रकृति, तेल कचरे की सफाई। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एक ऐसा इशू है जो एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है, कैस्पियन सी का ऑयल पोल्यूशन। क्या आपको पता है कि कैस्पियन सी दुनिया के सबसे सेंसिटिव इकोसिस्टम में से एक है और यहां का कैवियर और ऑयल रिजर्व ग्लोबली बहुत फेमस है, लेकिन पोल्यूशन ने यहां एक क्राइसिस क्रिएट कर दिया है। तो आइए समझते हैं कजाकिस्तान का कैसे एक इंपॉर्टेंट मिशन इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कैस्पियन सी के बारे में। यह दुनिया की सबसे बड़ी एनक्लोज्ड वाटर बॉडी है जो यूरोप और एशिया के बीच में लोकेटेड है। इसका एक और नाम सी है, पर टेक्निकली यह एक लेक है, राइट? पता है आपको? जो लैंड से पूरा घिरा हुआ है और यह एरिया नेचुरल ऑयल और गैस रिजर्व्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। अब समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है ऑयल पोल्यूशन। कैस्पियन सी के कोस्टल एरियाज पर तेल का कचरा यानी ऑयल स्लज भर गया है। ऑयल ड्रिलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और रिफाइनिंग की वजह से यहां ऑयल स्पिल्स होते हैं, यानी कि तेल गिर जाता है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा डेंजर है। पोल्यूशन की वजह से एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट हो रही है। कैस्पियन सी फेमस है कैवियार प्रोडक्शन के लिए, जो यहां के स्टर्जियन फिश से आता है, लेकिन पोल्यूशन से ये मछली जो है वो मरती जा रही है। इकोसिस्टम
डिग्रेड हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट और बढ़ते जा रहे हैं। कजाकिस्तान ने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक मिशन शुरू किया और बहुत सही तरीके से कोस्टल एरिया में हमें देखने को मिल रहा है कि जो तेल का जो कचरा है, ऑयल वेस्ट जो है, उसको डीकंटामिनेशन इसका किया जा रहा है। कजाकिस्तान का ये स्टेप एक एग्जांपल है कि कैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बैलेंस किया जा सकता है। अब गाइस, ऑयल पोल्यूशन सिर्फ मरीन के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। जब ऑयल वेस्ट एनवायरमेंट में जाता है तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस रिलीज होती हैं जो धरती को और गर्म करती हैं। यहाँ कजाकिस्तान का मिशन कैस्पियन सी की हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए ग्लोबल एग्जाम्पल है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस, होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। आप ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो देने की।